बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से हूँ। प्यारे बच्चों, मैं आपको उर्दू की जमात में खुशामदीद कहती हूँ। अज़ीज़ तालिबात, हम जमात अव्वल में पहले कुछ अलामात को पढ़ चुके हैं। आज हम इन अलामात की मज़ीद पहचान करेंगे। प्यारे बच्चों, जब भी हम कोई जुमला मुकम्मल करते हैं या किसी जुमले में अपने बारे में या किसी चीज़ के बारे में कोई मालूमात फ़राहम करते हैं, यानी किसी चीज़ के बारे में कुछ बताते हैं, तो उसके आखिर में हम ख़त्मा की अलामत लगाते हैं। ख़त्मा किसे कहते हैं बेटा? ख़त्मा ये वाली अलामत है, यानी ये जो सीधी लाइन छोटी सी लगी है, इसको हम ख़त्मा कहते हैं। तो हमारा आज सवाल ये है कि ख़त्मा, सवालिया निशान और वक्फ़ा की अलामत इस्तेमाल करते हुए जुमले लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए कि ख़त्मा किसे कहते हैं, सवालिया निशान किसे कहते हैं और वक्फ़ा की अलामत कौन सी हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देख रहे हैं कि सबसे पहले है ख़त्मा। ख़त्मा के बारे में मैंने आपको बताया कि जब भी किसी जुमले को यानी बयानिया जुमले को तहरीर किया जाता है, किसी चीज़ के बारे में कोई बात बताई जाती है, किसी चीज़ के बारे में मालूमात फ़राहम की जाती है, तो उसके आखिर में हम ख़त्मा लगाते हैं। जैसे यहाँ पर आपके सामने एक जुमला है, ख़त्मा मेरा नाम अली है, यानी मैंने एक दूसरे फ़र्द को अपना नाम बताया है। तो इसी तरह आप अपना नाम बताएंगे या आप अपने बारे में कोई भी चीज़ बताएंगे तो उसके आखिर में ख़त्मा की अलामत इस्तेमाल होगी। इसी तरह बेटा आपका दूसरा सवाल है सवालिया निशान, यानी ख़त्मा के बाद जो दूसरा हमारा लफ्ज़ है वो सवालिया निशान है। सवालिया निशान कौन सा होता है? ये बेटा सवालिया निशान है, आपको नज़र आ रहा है, जिसको हम इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। ठीक है, ये सवालिया निशान है। जब किसी चीज़ के बारे में कोई सवाल पूछा जाता है या कोई भी सवाल पूछा जाए तो उसके आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है। जैसे आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, तो ये एक सवाल है, इसलिए इस सवाल के आखिर में सवालिया निशान लगाया गया है। इसी तरह तीसरा लफ्ज़ है हमारा, जो तीसरा तीसरी अलामत है वो वक्फ़ा की है। वक्फ़ा किसे कहते हैं बेटा? जब 2 से 4 चीज़ों के बारे में हम कोई नॉलेज ले रहे हों, कोई मालूमात फ़राहम कर रहे हों, तो उनके दरमियान वक्फ़े के लिए हम एक अलामत इस्तेमाल करते हैं जिसे वक्फ़ा के नाम से जानते हैं। वो अलामत कौन सी है? वो ये कोमा, उल्टा कोमा जो होता है ना, इसको कहते हैं। ठीक है, यानी ये हमारा कोमा की अलामत है, जिसे इंग्लिश में कोमा कहते हैं और उर्दू में इसको वक्फ़ा कहते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं फलों के नाम बताऊं या हफ्ते के दिनों के नाम बताऊंगी या सब्जियों के नाम बताऊंगी या कुछ खेलों के नाम बताऊंगी, ठीक है, तो या किसी कुछ इमारतों के हम नाम लिखें, तो उनके दरमियान में हम वक्फ़े के लिए, यानी कि उन दोनों नामों के दरमियान फ़र्क करने के लिए हम एक अलामत इस्तेमाल करते हैं जिसे वक्फ़ा कहते हैं। जैसे आम, अंगूर, अनार, तो इन तीनों के दरमियान, अब इन तीनों को एक साथ तो नहीं लिखा जा सकता ना, तो इन तीनों के दरमियान में वक्फ़े की अलामत इस्तेमाल की जाती है। जैसे आम के बाद वक्फ़े की अलामत है, अंगूर के बाद वक्फ़े की अलामत है। जैसे मैं आम, अंगूर, अनार, यानी 3 चीज़ फलों के नाम बताए हैं, और सेब शौक से खाता हूँ। तो बेटा वक्फ़े की अलामत मुख्तलिफ़ नामों के, यानी कि एक चीज़ के नामों, जैसे फलों के नामों में या रंगों के नामों में या जिस्म के हिस्सों के नाम हो जाएं या सब्जियों के नाम हो जाएं, उनके दरमियान वक्फ़े के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे हम वक्फ़ा कहते हैं। तो वक्फ़ा का हमारा जुमला क्या है? मैं आम, अंगूर, अनार और सेब शौक से खाता हूँ। जी, अब हमारा सवाल नंबर 2 है कि दर्ज झैल जुमले दुरुस्त हरूफ रब्त के इस्तेमाल से मुकम्मल कीजिए। कौन से दर्ज झैल जुमले दुरुस्त हरूफ रब्त के इस्तेमाल से मुकम्मल कीजिए। यहाँ आपको कुछ जुमले दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर छोटी सी सूरत में इन्होंने आपको कुछ अल्फाज दिए हैं। ये आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हरूफ किसे कहते हैं या हरूफ रब्त किसे कहते हैं। बेटा हरूफ रब्त वो अल्फाज होते हैं जो इसम और फ़ेल को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, और वो इनमें राब्ता कायम करते हैं। तो हम इन हरूफ को कहते हैं हरूफ रब्त। यानी 2 इसमों में, 2 नामों में या 2 चीज़ों में जब कोई चीज़ आपस में मिला देती जाए, यानी कि इसम और फ़ेल को जोड़ने के लिए जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं, हम उन्हें भी हरूफ रब्त कह सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर पहला जुमला है, हम शहर डैश रहते हैं। तो हम यहाँ इसमें कौन सा हर्फ इस्तेमाल करेंगे? हरूफ रब्त में। हम शहर में रहते हैं। फिर घर डैश अंदर कौन है? घर के अंदर कौन है? जी, के में ये हरूफ रब्त हैं। ये किताब मेरी बहन की है, इसमें की जो लफ्ज़ है वो हरूफ रब्त है। फिर गुलदान मेज़ पर रख दो, इसमें पर हरूफ रब्त है। इसी तरह वो गांव में आए हैं, इसमें गांव
گاؤں میں آئے ہیں. اب وہ گاؤں ڈیش آئے ہیں تو ہمیں حرف نہیں جملے کی سمجھ آ رہی, تو ان میں رابطہ قائم کے لیے جو ہم نے حرف استعمال کیا اس کو ہم حروف ربط کہتے ہیں. جیسے یہاں پر میں کا لفظ استعمال ہو رہا ہے, وہ گاؤں میں آئے ہیں. اس ڈیش سامان سر پر رکھا, ٹھیک ہے, اس کا سامان سر پر رکھا. اسی طرح اس درخت کا سایہ بہت گھنا ہے, ٹھیک ہے, اس درخت سایہ بہت گھنا ہے. کچھ سمجھ نہیں آتی تو درخت اور سایہ کو ملانے کے لیے جو حروف استعمال ہوئے ہیں, جو حرف استعمال ہوا ہے, انہیں ہم حروف ربط کہتے ہیں. جیسے پہاڑ ڈیش درخت ہے, پہاڑ پر درخت ہے. اسی طرح بیٹا اب آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ حروف ربط کسے کہتے ہیں, یعنی جو اسموں اور فعلوں کو ملانے کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں, حروف استعمال ہوتے ہیں, انہیں ہم حروف ربط کے نام سے جانتے ہیں. اسی طرح ہمارا تیسرا سوال ہے کہ درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیے. مترادف کون سے ہوتے ہیں؟ مترادف سے مراد ہوتے ہیں ہم معنی الفاظ, یعنی جو لفظ ہے اس کا جو معنی ہوگا وہ اس کا مترادف بھی ہوگا. جیسے صبح سویرے, میں نے آپ کو پہلے بھی بارہا پڑھایا ہے, صبح سویرے, کالا کلوٹا, ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں صبح کا مترادف کیا ہے, سویرے. صاف کا مترادف کیا ہے, ستھرا. نرم کا مترادف کیا ہے, ملائم. نزدیک کا مترادف کیا ہے, قریب. اور ملک کا مترادف ہے وطن. جی بیٹا اب آپ کا سوال نمبر 4 ہے, بریکٹ میں دیے گئے الفاظ کے درست مترادف لکھ کر جملے مکمل کیجئے. اب آپ کو یہاں پر انہوں نے کچھ جملے دیے ہوئے ہیں, یہ باغ بہت خوبصورت ڈیش ہے. اب ہم نے خوبصورت, جو ہمیں یہاں پر اس میں بریکٹ کے اندر لفظ لکھا ہوا ہے, ہم نے اس کا مترادف لکھنا ہے. اس کا مترادف لکھ کر ہم اس جملے کو مکمل کریں گے. تو خوبصورت کا مترادف ہوتا ہے حسین, ٹھیک ہے, یہ باغ بہت حسین ہے. پھر آج موسم بہت سرد ہے. اب سرد لفظ ہے ہمارے پاس بریکٹ میں موجود, تو اس کا مترادف کیا ہوگا, ٹھنڈا, یعنی آج موسم بہت ٹھنڈا ہے. اسی طرح ہے احمد ایک ذہین لڑکا ہے, ٹھیک ہے, ذہین لڑکا. اب ذہین کا ہم نے مترادف لکھنا ہے تو کیا لکھیں گے, ہوشیار. تو جملہ کیسے بن جائے گا, احمد ایک ہوشیار لڑکا ہے. اسی طرح یہ کہانی بہت مختصر ہے. اب مختصر کا مترادف کیا ہے, چھوٹی, یعنی یہ کہانی بہت چھوٹی ہے. تو عزیز طالبات, امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ورک شیٹ کی سمجھ آ چکی ہوگی. سب سے پہلا سوال ہم نے ختمہ, سوالیہ نشان اور وقفہ کی علامات کو استعمال کیا, اور ان کے میں نے آپ کو تعریفیں بھی بتائیں کہ ان علامات کو ہم کہاں اور کیسے استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد میں نے آپ کو حروف ربط کے بارے میں بتایا. حروف ربط کسے کہتے ہیں؟ حروف ربط اسم اور فعل کو جوڑنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں انہیں ہم حروف ربط کہتے ہیں. اسی طرح الفاظ مترادف کیے ہم نے. الفاظ مترادف سے مراد ہے ایسے الفاظ جو ہم معنی ہوں, ٹھیک ہے, جن کے معنی ایک جیسے ہوں, انہیں ہم الفاظ مترادف کہتے ہیں. تو ہم نے الفاظ مترادف کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے خالی جگہ مکمل کی, یعنی جملے مکمل کیے. امید کرتی ہوں بیٹا آپ کو آج کی ورک شیٹ کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی, اور اب آپ اس ورک شیٹ کی خوب مشق کریں گے. اگلی ورک شیٹ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.